चलिए जी, सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है जी, वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम जी, राधे राधे, लव यू टू। चलिए, तो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, चूंकि देखो यूपीएसआई में आपको पढ़ना डिटेल से है ना, ये तो कोई दो राय नहीं है इस बात में। और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको तैयार भी करना है और साथ ही साथ आपको ऐसे भी प्रश्नों पर बात करनी है, चर्चा करनी है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में तो पूछे गए थे ही, लेकिन जिनके आगे भी ठीक है इस एग्जाम में बनने की बहुत बहुत संभावना है। तो इसलिए ठीक है आप लोगों को ठीक है बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। बस मैं इतनी सी बात आपसे बोलना चाहूंगा। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नमस्ते जी सभी को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम बात करते हैं। संविधान सभा, इसी के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी और ये चलती रहेगी। ठीक है, अभी ये चलेगी क्योंकि ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा। तो जब हम संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो अभी तक हमने किन किन टॉपिक को देख लिया, मतलब संविधान सभा में किन किन चीजों को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। तो इसमें हमने संविधान सभा में सबसे पहले तो हमने देखा द डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग को, है ना। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है, तो अभी हमने जो कवर किया है वह भैया जी संविधान सभा की मांग हमने कवर कर ली। मांग हमने कवर कर ली, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। और इन मांगों में, संविधान सभा की मांगों में हमने तीनों ही प्रकार की मांगों को भी देख लिया। ठीक है, हमने इनडायरेक्ट डिमांड को भी देख लिया, टोकन डिमांड को भी देख लिया, डायरेक्ट डिमांड को भी देख लिया। मतलब हमने अप्रत्यक्ष मांग, ठीक है, हमने प्रत्यक्ष मांग और हमने सांकेतिक मांग, इन तीनों ही मांगों को देखा। ठीक है ना, तीनों ही मांगों को देखा, तीनों ही मांगों को देखा। ये हम देख चुके थे, बहुत अच्छे से हम क्लियर कर चुके थे। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है ना, ठीक है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ये तो हम बहुत अच्छे से कर ही चुके थे, यहां तक कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, किसी को और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तक संपूर्ण विषय वस्तु को हमने बहुत अच्छे से जाना समझा है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर एवं ठीक है हमारे संवैधानिक सुधारों की मांग। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे संवैधानिक सुधारों की मांग के लिए जो हमने यहां पर चर्चा की है, तो उसको हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। कल मैंने एक स्टोरी आपको जाते जाते बता दी थी, है ना, जाते जाते एक स्टोरी में आपको बता के गया था। अब उसी स्टोरी से हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है जी, चलिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध की इस परिस्थिति में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए एक प्रस्ताव आता है और उसका नाम होता है अगस्त रेजोल्यूशन, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है जी, अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, सबसे पहली बात यह है, ये अगस्त रेजोल्यूशन जो है, जो अगस्त प्रस्ताव है, आखिर इसको क्यों बोला गया अगस्त प्रस्ताव? क्योंकि ये 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। मतलब जिस महीने पे ये लाया गया था, ठीक है, वो महीना अगस्त का था। ठीक है ना जी, सबको समझ में आ रही है? तो वो महीना अगस्त का था, तो इसलिए इसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। भैया जी कब? ठीक है, 8 अगस्त 1940। भैया जी कब? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अब यहां पर ठीक है कुछ बातों को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई, इस प्रस्ताव को अंग्रेजों के द्वारा लाए जाने का कारण क्या था? तो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में ठीक है भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति चल रही थी, तो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया। और जब यह प्रस्ताव लाया गया था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था,
तो आप बोलेंगे कि भाई उस समय वायसराय गवर्नर जनरल लिनलिथगो था। ठीक है, कौन था? लिनलिथगो था। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं कि जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया था तो किसके द्वारा लाया गया, या उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्लियर है सर, लिनलिथगो था इससे। ठीक है, चलिए, तो कारण क्या था? सबसे पहले देखो, एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी प्रस्ताव लाएंगे ना, तो हम उस प्रस्ताव को लाए जाने से पहले हम कारण के बारे में चर्चा करेंगे, कॉज के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, तो हम कॉज के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो कॉज क्या है सर, कारण क्या है? तो कारण है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का, ठीक है, सहयोग लेने के लिए लाया गया था। क्लियर है? क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए लाया गया था। अब अंग्रेजों को तो भारतीयों को यह आश्वासन देना था कि हे भारतीय, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहो, आप बिल्कुल परेशानी मुक्त रहो, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, हम खुद, ठीक है, आपका संविधान बनवाएंगे, बस, ठीक है, आप क्या कर दो, ठीक है, आप द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, हमारा सहयोग कर दो। पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो इसके प्रावधानों के अंतर्गत अंग्रेजों ने सबसे पहले तो यह घोषणा की कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। ठीक है ना? अब ये जो डोमिनियन स्टेट्स है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यह होता है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, मतलब निर्वाचन संबंधी जितने भी अधिकार हैं, निर्वाचन संबंधी समस्त अधिकारों को, ठीक है, वहां के लोगों को दे दिया जाता है जो वहां के मूल निवासी हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि सर आपका लेजिस्लेचर तो बनता है, ठीक है, विधायिका तो बनती है, केंद्रीय स्तर पर भी विधायिका होती है, प्रांतीय स्तर पर भी विधायिका होती हैं, और उन विधायिकाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण निर्णय निर्वाचित सदस्य जो है वो उनके पास में होते हैं। ठीक है, उनके पास वो पावर होती है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, उस देश का होता है जो देश बेसिकली यहां पे शासन कर रहा है। तो हेड ऑफ द स्टेट तो अंग्रेजों का रहेगा, लेकिन बाकी के सारे जो अधिकार है, मतलब एग्जीक्यूटिव रिलेटेड अधिकार जो हैं, ठीक है, वो भारतीयों को मिल जाएंगे। हेड ऑफ स्टेट अंग्रेजों का हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड अधिकार भारतीयों को मिल जाएंगे। और कुल मिलाकर भारतीय अपने इन एग्जीक्यूटिव रिलेटेड अधिकारों को, मतलब कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का प्रयोग भारतीय, ठीक है, कब करेंगे? वो तब करेंगे जब वे निर्वाचित सदस्यों के रूप में चुन चुनकर लेजिस्लेचर में आएंगे। ठीक है, बस मैं आगे बहुत एक्सप्लेन के साथ इसको समझाऊंगा। तो अब कहानी यह है कि सर अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीय को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देंगे, लेकिन अब पता है क्या, भारतीय इतने मैच्योर हो चुके हैं, अब उनको ये डोमिनियन स्टेट्स वाला लॉलीपॉप नहीं चाहिए। ठीक है, अब उनको चाहिए पूर्ण स्वराज। बात समझ पा रही है? मैं आपको बताऊंगा, जो नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने बोल दिया था ना, मोतीलाल नेहरू ने, कि कनाडा और साउथ अफ्रीका की भांति हमें भी डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दो, तो खुद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो कांग्रेसी थे ना, जो युवा थे, वो अगेंस्ट हो गए थे इस रिपोर्ट के। मतलब जवाहरलाल नेहरू अपने बाप के अगेंस्ट है, मोतीलाल नेहरू के अगेंस्ट, कि आपने डोमिनियन स्टेट्स की मांग क्यों की, जबकि हमारी बात पहले ही हो चुकी थी मद्रास सेशन में कि हमने बोल दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब मैं आपको हिस्ट्री की डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये ध्यान रखना है आपको, ये पूरा सेगमेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये हिस्ट्री के साथ साथ चलता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साथ चलता है। तो इसलिए कभी इंडियन नेशनल मूवमेंट मुझे पढ़ाना हुआ तब मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर ये है कि चलो ठीक है, अब ठीक है, अंग्रेज भारतीय को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन भारतीय क्या कह रहे हैं? भारतीय कह रहे हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो सर पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो यहीं पर हो गया। क्लियर है? इसके बाद बोला जाता है, भारतीयों से प्रॉमिस किया जाता है कि जो काउंसिल्स ऑफ वायसराय है, जो वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को शामिल कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर भारतीयों को रिझाने की बात हो रही है कि भाई हम वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। पहला वाला याद हुआ कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, दूसरा वाला कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और विस्तार करने के बाद उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और उसके बाद एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। ठीक है, वॉर कंसल्टेशन, ठीक है ना, काउंसिल, एक वॉर कंसल्टेशन काउंसिल बनेगी, युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। इस युद्ध सलाहकार परिषद में भी भारतीयों को शामिल किया जाएगा और ये जांच की जाएगी कि आखिर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे। मतलब कहने का मतलब ये समझ में आ रही है ना तुम्हारे? मेरे जब देखो मैं ऐसे लाइव एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चे कि वो एग्जांपल है क्या। जैसे सपोज दैट, ठीक है, किसी का दोस्त अगर रूठ गया, ठीक है, किसी का दोस्त रूठ गया, गुस्सा हो गया, तो आप उसे मनाते हो और आप मनाने में कभी कभी उसके सामने, ठीक है, ऐसी चीजें कह देते हो कि आपको पता होता है बस अभी मान जाए, ठीक, कोई बात नहीं, अभी मान जाए, अभी मेरा काम निकल जाए इससे, अरे आगे तो मैं देख ही लूंगा। तो वही वाली बात अंग्रेजों की थी।
ठीक है, बोल रहे हैं कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और जो उस युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करने के बाद भारतीयों को उसमें शामिल किया जाएगा जो ये जांच करेगी कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कैसे था, है ना मेरे पास प्यारे बच्चों। उसके बाद इसने बोला गया कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे और कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से, ठीक है, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर लेना। ठीक है, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। ये जो अगस्त रेजोल्यूशन था ये भी फेल हुआ, ये भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि पहली बार बेटा 1940 में अंग्रेजों के इस, ठीक, मोहड़े से निकला, उनके इस मुख से निकला कि हां भारतीयों के लिए, अपने लिए, मतलब भारतीय खुद अपने लिए या भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अंग्रेजों के द्वारा यह तो स्वीकार कर लिया गया कि भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करेंगे और एक आध दो प्रॉमिस उन्होंने पूरी भी कर दी। जैसे कि उन्होंने बोला था ना कि वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया जाएगा, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो अगले ही साल जुलाई 1941 में उन्होंने वायसराय की काउंसिल का विस्तार करके भारतीयों को शामिल भी कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक साल के अंदर उन्होंने वायसराय की काउंसिल का विस्तार करके भारतीयों को उसमें शामिल कर लिया। तो मतलब वो आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा भी बनवा देंगे जो खुद अपने संविधान का निर्माण करेगी। मतलब इस परिस्थिति में क्या करें भारतीय, इस परिस्थिति में भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, है ना। इस परिस्थिति में भारतीय क्या करें, इस परिस्थिति में बेटा भारतीय अंग्रेजों का सहयोग कर दे। अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग कर दिया तो अब ये बात है मेरे प्यारे बच्चे, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध को जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेज दिखाना क्या चाह रहे हैं, अंग्रेज दिखाना ये चाह रहे हैं कि हम आपके संवैधानिक, जितनी भी आपकी संवैधानिक मांगे हम उन सबको पूरा करेंगे। अब इसको एक बार लिख लें, ठीक है। अगर आप लोगों का आदेश हो तो आप लोगों के आदेश के परिणाम स्वरूप इसको लिख लें, ठीक है। तो कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, सहयोग लेने के लिए, ठीक है सर, ये कारण है। इसके बाद इसके प्रोविजंस के बारे में बात करें, प्रावधान। देखो जब कोई भी रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, मैं आगे आपको संवैधानिक विकास का इतिहास भी पढ़ाऊंगा और जब मैं आगे आपको संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको सबसे पहले द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद फिर उसमें संशोधन हुआ, ठीक है, उसे मैं आपको बताऊंगा 1781 का संशोधन जिसको बंगाल जुडिशरी एक्ट कहते हैं। फिर 1784 में प्रेस इंडिया एक्ट आया, फिर उसमें भी संशोधन हुआ 1786 का संशोधन जिसके तहत कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट की एक श्रृंखला चलेगी, 1793 का चार्टर एक्ट, और ये 20-20 साल के बाद आएंगे, 1813 का, 1833 का, 1853 का, ठीक है ना। तो वो सब जब मैं आपको बताऊंगा ना तो उसमें दो चीज मैं आपको बताऊंगा उन सारे एक्ट्स में कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले कि जब कोई भी एक्ट अथवा कोई भी रेजोल्यूशन आता है तो इनके आने का कोई ना कोई तो कारण जरूर होता है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई तुमसे अचानक से प्यार से बात करने लगेगा तो समझ जाना कि इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। तो सबसे पहले तो बेटा कारण होता है, और दूसरा देखिए इसके अपने प्रावधान भी होते हैं, प्रोविजंस भी होते हैं, इनकी अपनी कुछ, ठीक है, प्रोविजंस भी होते हैं। क्लियर है? इनमें कुछ नियम शर्तें कानून लिखी हुई होते हैं जिसके आधार पर देखिए इस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन होगा। तो ऐसे यहां पर भी प्रोविजंस थे। क्या क्या प्रोविजंस थे आप खुद बोलेंगे। तो सबसे पहला प्रोविजंस आपको याद हुआ, भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। दर्जा दिया जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। विस्तार किया जाएगा। विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, है ना भैया जी? अरे बोलो था कि नहीं? और उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। भारतीयों को शामिल किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। तीसरा, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी।
ठीक है, वॉर कंसल्टेशन काउंसिल, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, ठीक है, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। इसमें हम भारतीय को, मतलब आप सोच के देखो कि अचानक से भारतीयों के हितैषी बन गए अंग्रेज, कि हम एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करवाएंगे, भारतीयों को भी इसमें शामिल करेंगे, और ये परिषद ये जांच करेगी क्या, तो आखिर ये युद्ध क्यों हुआ। ठीक है, तो ये परिषद युद्ध के कारणों की जांच करेगी, युद्ध के कारणों की जांच करेगी। युद्ध के कारणों की जांच करेगी ये परिषद, ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, यहां तक भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद सर, ठीक है, इसकी अगली शर्त क्या थी अगस्त प्रस्ताव की, जो नेक्स्ट ये था कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। बात समझ में आ रही है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, तो अल्पसंख्यकों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कुल मिलाकर भारत के अल्पसंख्यकों का भी, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, मत लेने का प्रयास किया गया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, के हितों की रक्षा की जाएगी। रक्षा की जाएगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट भैया जी, ठीक है, नंबर 5 वो क्या है कि अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने अपना लास्ट वाला जो बेटा, ठीक है, तुर्क का इक्का होता है वो भी फेंक दिया और बोल दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब ये आपको समझना है कि इसके जो एक एक पॉइंट है अगस्त प्रस्ताव के, वो एक एक पॉइंट आपको जानने हैं। देखिए, सबसे पहला कि भैया जी कारण क्या था इसको लाए जाने का, जी कारण क्या था इसको लाए जाने का, कि सर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसके प्रावधान क्या थे कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, दिख तो आप सभी को रहा होगा है ना, चलिए, ठीक है सर, भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। वेरी फर्स्ट, बड़ाई सराय की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा और उसमें भारतीयों को भी शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद भैया जी युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। किसका? युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय शामिल होंगे और यह परिषद युद्ध के कारणों की जांच करेगी, ठीक है सर। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उम्मीद यह करता हूं मैं आपसे कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। इसके जो एक एक प्रावधान है, 5 प्रावधान बच्चों मैंने आपको बताया, और अभी तक जितना मैंने बताया ना आपको सब कुछ क्लास में याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रावधान भी हो गया, ठीक है, हमने प्रोविजंस भी देख लिए। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है, ये जो रिजोल्यूशन आया था, इस रिजोल्यूशन का क्या कंक्लूजन क्या निकला भैया जी, इसका निष्कर्ष क्या निकला, एक बार हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं, एक बार कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, स्टेट्स, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में डोमिनियन स्टेट्स ही बोलते हैं। द काउंसिल ऑफ वाइसराय, वाइसराय की कार्यकारिणी को बेटा हम क्या कहेंगे? काउंसिल ऑफ वाइसराय कहेंगे। वाइसराय कहेंगे, वाइसराय की कार्यकारिणी का एक्सपेंशन किया जाएगा। इसको हम वार कंसल्टेशन, ठीक है ना, काउंसिल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? वार कंसल्टेशन काउंसिल कहेंगे। काउंसिल कहेंगे, ठीक है। माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा की जाएगी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसका गठन किया जाएगा। तो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ये था, भारतीयों के लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि चलो अंग्रेजों के मुख से निकला तो सही कि भारतीय, ठीक है ना, संविधान का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अंग्रेजों के द्वारा यह पहली बार स्वीकार किया गया कि भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या? अंग्रेजों के द्वारा
द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया, पहली बार यह स्वीकार किया गया स्वीकार किया गया कि भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करें, भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई इश्यू नहीं होगा, बिल्कुल भी बहुत अच्छे से, है ना, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी जी। ठीक है, इसके बाद सर उन्होंने जो दूसरा प्रॉमिस किया था कि हम वायसराय की काउंसिल्स का एक्सपेंशन करेंगे, द एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ वायसराय, ठीक है, विल बी हेल्ड। तो उन्होंने ये किया, मतलब छोटे मोटे वादे उन्होंने पूरे कर दिए, ये दिखाने के लिए कि भैया अगर हम इन वादों को पूरा कर सकते हैं ना, तो भैया हम क्या बना देंगे, ठीक है, हम संविधान सभा का भी गठन कर देंगे और आप खुद अपना संविधान बना देना, आप खुद अपना संविधान बना देना। तो सेकंड पॉइंट जल्दी से लिखते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया निष्कर्ष में। सेकंड, जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, विस्तार किया गया और भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया, और भारतीयों को भी इसमें शामिल किया। उसमें शामिल किया गया। भारतीयों को उसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो वायसराय की काउंसिल्स का विस्तार किया गया, भारतीय को उसको शामिल कर दिया गया। तो ये थे अगस्त प्रस्ताव की बात। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं। हो सकता है कि अगस्त प्रस्ताव के बारे में मोस्टली स्टूडेंट जानते भी ना हो। ठीक है, सबके सब जानते हैं भैया जी किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं कि भाई यहाँ क्रिप्स मिशन आया था और भारतीयों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें क्रिप्स मिशन के आधार पर जैसा क्रिप्स मिशन चाह रहा है वैसा संविधान भारतीयों को नहीं चाहिए। तो आइए अब हम उसी मिशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात ही कर रहे हैं, किसके बारे में सर, क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन, चलिए देखो, सबसे पहले ठीक है, ऐसा कोई भी मिशन अथवा ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जब आता है उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, डेट आपको सबसे पहले कंफर्म होनी चाहिए, ये स्टूडेंट का ठीक है सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो जैसे उसकी 8 अगस्त थी, ऐसी भैया जिसकी कितनी थी, 22 मार्च 1942। ठीक है, ये आपका और हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम भैया जी इसकी डेट याद रखें। ठीक है, 22 मार्च 1942। और जब कोई भी मिशन आता है ना, उस मिशन का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस मिशन का अध्यक्ष कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, तो सर इस मिशन को जो लेकर आया था, इस मिशन का अध्यक्ष कौन था, इस मिशन का अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन का अध्यक्ष था। बात समझ पा रही है? क्रिप्स इसका अध्यक्ष था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इस मिशन का अध्यक्ष कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी था। ठीक है, तो ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसी हैसियत से उसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा था। और ये मिशन फिशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो वो क्या था सर, बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था। बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था। अब दूसरी बात मैं जो आप सबसे ठीक है बोलना चाहूंगा कि एक प्रश्न आता है कि सर ये कितने सदस्यीय मिशन था, मतलब इसमें कितने सदस्य थे, ये कितना सदस्यीय था। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि कितना सदस्यीय था,
तो आप बोलेंगे ये एकल सदस्यीय मिशन था। ठीक है, एकल सदस्यीय था। ठीक है, सिंगल मेंबर मिशन था, एकल सदस्य मिशन था, इसमें यही एक था और इसके अलावा कोई नहीं था। क्या है क्रिप्स मिशन? मैं समझता हूं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से। चलिए, ये क्रिप्स मिशन इस तरह से था कि 1940 में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, अगस्त रिजोल्यूशन आता है। अगस्त रिजोल्यूशन लिलित को लेकर आता है और लिलित को भारतीयों को एक आश्वासन देता है कि भारतीय आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारतीय ही स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। एक युद्ध सलाहकार परिषद भी बनेगी जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, पढ़ो आप। एक युद्ध सलाहकार परिषद भी बनेगी जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, युद्ध के कारणों की जांच की जाएगी और इतना ही नहीं, वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया जाएगा और उसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर दी है और 1 साल के भीतर अंग्रेजों ने वायसराय की काउंसिल का विस्तार करके भारतीयों को उसमें शामिल भी कर दिया। सारी बातें भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। अब भारतीयों ने मना कर दिया कि हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि आप ये मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, मैं आपको बस थोड़ा सा, ठीक है, ये व्यंग है, ठीक है, आप इसको सीरियसली मत लेना, ये व्यंग है। व्यंग इस तरह से है जैसे आप ये मान के चलिए कि ठीक है, एक ऐसी महिला जिसके 2 पति हों, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह का डोमिनियन स्टेट्स था। कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने डोमिनियन स्टेट्स की तुलना ऐसे ही की है कि महिला जिसके 2 पति हो। ठीक है, तो हमें ऐसा डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें, ठीक है, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। एक डोमिनियन स्टेट्स का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट बेसिकली अंग्रेजों का रहेगा, जो उस समय का गवर्नर जनरल या वाइसराय है वो रहेगा। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां जो हैं वो उनके पास में रहेंगी, जैसे लाइक इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं, जितने भी विदेशी मामले हैं, हेड ऑफ स्टेट के पास रहेंगे। जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था है वो हेड ऑफ स्टेट के पास रहेगी। वॉर एंड पीस हेड ऑफ स्टेट के पास रहेगा। ठीक है, शेष सभी अधिकार जो भारतीय निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है, बनी हुई कार्यपालिका होगी उसको दे दिए जाएंगे। तो हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें चाहिए, ठीक, कंप्लीट स्वराज, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, वो खत्म हो गया, ये अस्वीकार कर दिया पूरी तरह से। अच्छा, जब ये अस्वीकार कर दिया तो फिर अंग्रेजों ने फिर से एक प्रयास किया भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। तो ये भी जो मिशन है ना, ठीक है, इस मिशन को भी, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटेन से भेजा गया है। क्लियर है ना? तो इसको भी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटेन से भेजा गया है। तो सर इसका कॉज क्या है? अगर आप इसके कॉज की बात करें, अगर आप इसके कारण की बात करें तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, भारतीयों का सहयोग लेने हेतु बात समझ में आ रही है? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु ये मिशन आता है। ठीक, कहानी वही है। अच्छा, अब ये क्या कहता है, ये क्रिप्स जो है, तो अंग्रेजों ने, ठीक है, खुद अपना एक कैबिनेट स्तर का मंत्री जो उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था, मतलब आप ये मान के चलिए बेटा बहुत ऊंची पोस्ट पे था, ठीक है, उसको भेजा। इसको मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि बेसिकली कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु या प्राप्ति करने के लिए लाया गया था। जैसे मैं अभी कह दूं कि मिशन यूपीएसआई, तो मिशन यूपीएसआई के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, हम क्लासेस दे रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, इतनी अच्छी फैकल्टीज हैं, लगातार आपकी क्लास चल रही है, तो मतलब, ठीक है, एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इसको मिशन बोला गया। ठीक है ना, ये रीजन है मिशन बोले जाने का। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसने भी वही कहा, इसने ये कहा कि अभी भारतीय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा भारतीयों को, ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे दिया जाएगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे दिया जाएगा जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा। अब मजेदार बात क्या, मजेदार बात सुनना आप। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये मिशन आया है ना भारत में, उस समय बच्चे अंग्रेजों की स्थिति बहुत खराब है, कसम से बहुत ज्यादा खराब है। कैसे खराब है? बेल्जियम, ठीक है, जो अंग्रेजों के यूरोप में सहयोगी है, बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड, ये बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड लगातार जर्मनी से हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, कसम से।
और ये बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड जो हार रहे हैं ना जर्मनी से, ये लगातार दबाव डाल रहे हैं इंग्लैंड पर कि भैया कैसे भी करके भारतीयों को मनाओ। देखिए जो भी भारतीय मांग रहे हैं उनको दो, ठीक है, बस मनाओ, बस में जो भी भारतीय मांग रहे हैं दो, उनको मनाओ, और मनाने के बाद भाई ठीक है उन्हें इस युद्ध में शामिल करो, भारतीय सैनिकों को बुलाओ, नहीं तो हमारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मजबूरन क्रिप्स को भारत आना पड़ा, और बेसिकली मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा क्रिप्स को भारत भेजा गया और उसे भारत आना पड़ा, और उसने वही रोना रोया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों का संविधान बनाने की इजाजत दे देंगे, हम खुद इसमें सहयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन भारतीय अब मेच्योर हो गए हैं, ठीक है, पहले जो थे ना भारतीय जो डोमिनेंट स्टेट्स मांगते थे, ठीक है, उनके दूध के दांत निकले थे, तो इसलिए वो निप्पल मांगते थे। तो अब भारतीय जवान हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, अब उनको चाहिए कंप्लीट फूड, ठीक है ना, और कंप्लीट फूड जिससे उनके शरीर को पोषण मिले। तो अब डोमिनेंट स्टेट से या फिर ऐसी ठीक है अनर्गल बातों से या भारतीयों को रिझाने से कोई बात नहीं बनने वाली। अब तुरंत के तुरंत कुछ ऐसा चाहिए जो भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे, कोई एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो ये दावा करती हो कि हाँ हम भारतीयों को कंप्लीट स्वराज दे देंगे, पूर्ण स्वराज दे देंगे, या फिर हम ठीक है यहां से छोड़कर चली जाएंगे और भारतीय खुद अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब स्थिति क्या है कि उस तरफ जबकि जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जापान और जर्मनी एक ही तरफ है, दूसरी राष्ट्र की तरफ, जहां जहां पर अंग्रेजों की कॉलोनी है वहां वहां पे जापान बमबारी करके ठीक वहां के लोगों को तबाह कर रहा है। अब अंग्रेज क्या है कि अंग्रेजों को तो जैसे ही पता चलता है कि जापान ने यहां पे बमबारी कर दी, जैसे जापान ने वैसे भी सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया में, तो जहां पे अंग्रेज सैनिक थे वो तो भाग गए वहां से, और वहां के बेचारे जो स्थानीय लोग थे ना उनको कष्ट झेलना पड़ा, वो मरे, उन्होंने अपने खोए, अंग्रेज तो भाग जाते थे। ऐसी स्थिति भारत में भी उत्पन्न थी, और उस समय महात्मा गांधी जैसे जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे वो अंग्रेजों से कह रहे थे कि भाई तुम हमें हमारे हाल पे छोड़ के चले जाओ, तुम ऐसे भागो यार, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में ठीक है तुम हो गुड़, तुम्हारे चक्कर में मधुमक्खी यहां पे आएगी, वो है जापान, और जब वो तुम्हारे चक्कर में यहां पे आएगी ठीक है वो तुम पे जो है ना फिर लगेगी, और जब वो तुम पे लगेगी तो तुम पे लगने के चक्कर में नुकसान हमारा भी हो जाएगा, कई भारतीय मारे जाएंगे, इसमें भी उनके भी अपने खोएंगे, और तुम तो मौका परस्त आदमी हो, तुम तो देखते हो कि भैया जहां पे ठीक है कष्ट है, जहां पे खतरा है वहां से तुरंत तुम तो भाग जाते हो, तुम तो ऐसे भाग जाओगे जैसे कि तुम भाग के गए हो, जो तुम्हारा असली चरित्र भी है। भुगतेंगे कौन? हम। क्लियर है? और डिटेल में जाना हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके डुबकी में लगवा दूंगा, जितनी लगानी हो बच्चे, ठीक है, मुझे बता देना पॉलिटी में, बस कुब्बत होनी चाहिए तुम्हारी। बाकी का मैं हूं यहां पर, ठीक है। तो सर इसको लिख लेते हैं, कारण क्लियर है? अच्छा, अब इसके प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, प्रावधान। ठीक है, अब मैं प्रोविजंस प्रावधान के बारे में बात करूं तो मुझे एक बार सब लोग थम्स अप कर देंगे कि सभी के समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से जी, ठीक है। एक बार मुझे ये बता दो थम्स अप करके समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, ठीक है। और बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तो जैसे आप दिल वाली इमोजी और इस तरह की प्यारी प्यारी इमोजीज दे सकते हो कि जब आप खुशी प्रकट करने के लिए किसी और को देते हो तो वो हमें भी दे सकते हो। हेलो हेलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। आइए, ठीक है, चलिए प्रावधान क्या थे। सबसे पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
बात भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मैं साइड में हो जाऊंगा ना, मैं लिख दूं, मैं ऐसे नहीं लिख पाता बेटा, है ना। मुझे जब मैं लिखता हूं ना तो मुझे चाहिए उसमें पूरी परफेक्शन, जब मैं समझाता हूं तो परफेक्शन चाहिए, लिखवाता हूं तो ठीक है, मैं साइड हो जाऊंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, मैं लिख लिख के बोलूंगा, है ना। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा, जो भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, या उसी के आधार पर देश का संविधान निर्मित होगा, किया जाएगा, उसी के आधार पर देश का संविधान निर्मित होगा, उसी के आधार पर देश का संविधान निर्मित होगा। निर्मित होगा। निर्मित होगा, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो सबसे पहला प्रावधान, मतलब सबसे पहले अंग्रेजों ने जो हमें गुट्टी पिलाई वो ये थी, ठीक है ना। अब है क्या, मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अंग्रेज मजबूरी में ला रहे हैं, ये तो आपको पता ही है ना मेरे प्यारे बच्चे, सब मजबूरी में हो रहा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए आज, है ना, हमें आज अपना संविधान चाहिए, हमें आज अपना पूर्ण स्वराज चाहिए, और आप कह रहे हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो महात्मा गांधी इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि आप में से कोई एक बच्चा है, मान के चलिए राहुल नाम का कोई बच्चा है, बड़ा कॉमन है, ठीक है, किसी न किसी का नाम राहुल होगा। तो एक राहुल नाम का एक बच्चा है, ठीक है, आप में से कोई है, ठीक है। अब उसे रुपयों की जरूरत आ जाए, वो मेरे पास आया कि गुरुजी मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है, मेरे पास आया। मैंने कहा अच्छा राहुल कोई बात नहीं, अभी ले चेक ले, और मैंने उसमें 2 महीने बाद की डेट डाल दी। राहुल कहेगा कि अरे सर ये क्या कर रहे हो, मुझे रुपयों की जरूरत आ जाए, 2 महीने बाद तुम मुझसे उल्टे ले लेना, मुझ में कमी थोड़ी ना है, 2 महीने बाद तुम मुझसे उल्टे ले लेना। और मैंने उस पर डेट डाल दी 2 महीने बाद की, ठीक है। तो ऐसी चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि भारतीयों को जरूरत है आज संविधान सभा की, आज संविधान की, आज स्वराज की। अंग्रेज कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, ठीक है, नंबर फर्स्ट। दूसरा, ठीक है, फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू, ऐसा सुनने में मिलता है, ऐसे सोर्सेस बोलते हैं कि फिर जवाहरलाल नेहरू इसमें जोड़ देते हैं कि ऐसा बैंक जो डूब रहा हो, डूब कैसे रहा हो कि भैया जी धुरी राष्ट्र जो है, ठीक है, अंग्रेजों की ऐसी तैसी किए हुए हैं, ठीक है, इन द सेंस ये एक, ठीक है ना, लोक शब्द है। इसका आशय ये होता है, मेरे प्यारे बच्चे मेरी इस बात को समझना, इसका आशय ये होता है कि हर एक तरफ से, चाहे हम यूरोप की बात करें अथवा साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, दूरी राष्ट्रों की तरफ से मित्र राष्ट्रों को, ठीक है, क्या मिल रही है बच्चे, पराजय मिल रही है। दूरी राष्ट्र मतलब जापान जर्मनी वाला गुट जीत रहा है, और ये जो है ना, ये हार रहे हैं। तो हर तरफ से इनकी वॉट लग रही है, हर तरफ से इनको पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इसलिए फिर किसी ने जोड़ दिया कि भैया ऐसी बैंक जो डूब रही है, डूबती हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक इसको कह दिया। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ये जो क्रिप्स है ना, ये सभी राजनीतिक दलों के, ठीक है, जो मुख्य मुख्य लोग थे उन सबसे मिला भारत आने के बाद, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लाइक कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग, सबसे मिलता है। जब मैं मुस्लिम लीग के पास गया अपने इसी प्रपोजल को लेकर, अपने इसी, ठीक है, प्रस्ताव को लेकर, तो मुस्लिम लीग ने वह स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का एक ही रोना था, क्या, कि भैया जी भारत को 2 हिस्सों में बांटो, एक ऐसा भारत जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यकों को, दूसरा ऐसा जिसमें हिंदू हो, और मुस्लिम बहुसंख्यक वाले भारत के लिए एक अलग देश बना दो। पाकिस्तान लो बन गया, क्या कर लिया तुमने, ठीक है ना, आटे के लिए भी तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही है, ये हालत है तुम्हारी। तो मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर दिया, कहा कि भारत को 2 हिस्सों में बांटो और दोनों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण करो, तब हम यहां पर सहमत होंगे। लेकिन स्टेफर्ड क्रिप्स ने ऐसा इनकार कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, सब मना कर दिया कि हम भारत को कोई 2 हिस्सों में नहीं बांटने वाले।
चलिए ठीक है जी। क्लियर है? तो अब ऐसे ही हम क्रिप्स मिशन को भी लिख लेते हैं, ठीक है, पूरे को लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसकी दूसरी शर्त क्या हो जाएगी क्रिप्स मिशन की? जी जी, बहुत अच्छे, क्लियर है, निर्मित होगा। ठीक है, अब ये क्या है सर? भारतीयों की मांग है पूर्ण स्वराज। भारतीयों की मांग क्या है बच्चे? कि अब भारतीय मांग कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है ना? और जो अंग्रेज है मेरे प्यारे बच्चे, वो अंग्रेज भारतीयों को क्या देना चाह रहे हैं, या क्रिप्स मिशन भारतीय को क्या देना चाह रहा है? क्रिप्स मिशन भारत को क्या देना चाह रहा है? तो क्रिप्स मिशन भारत को देना चाह रहा है डोमिनियन स्टेट्स, वही औपनिवेशिक स्वराज, स्वराज। ठीक है ना? क्रिप्स मिशन भारतीयों को ये देना चाह रहा है, और भारतीय बात कर रहे हैं सर पूर्ण स्वराज की। भारतीय वयस्क हो चुके हैं, कोई बच्चे थोड़ी नहीं है जो डोमिनियन स्टेट्स की बात करेंगे, उन्हें खुद नहीं पता अपने संवैधानिक अधिकार, या वो कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर अंग्रेज कहते हैं कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, ठीक है, ये क्रिप्स बोलता है बेसिकली कि जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज मलेशिया, इंडोनेशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है ना, ठीक है, वहां पर वहां के स्थानीय निवासियों को उनके हाल पे छोड़ के भाग रहे हैं जापान के भय से, वैसे भारत से भी भाग गए। तो ठीक है, तो ये बात गांधी जी ने खुद उठाई और बाकी के और भी बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने उठाई। तो फिर अंग्रेज क्या बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है, जब तक द्वितीय विश्व समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हमारी रहेगी। ठीक है जी। जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता समाप्त नहीं हो जाता हो जाता तब तक भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। हमारी है, ठीक है, जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त नहीं हो जाता भारतीयों की सुरक्षा हम करेंगे। बस बदले में भारतीयों को क्या करना होगा? मतलब जब आदमी खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, खुद अपनी रक्षा करने के लिए उसे हमारे सैनिकों की जरूरत पड़ रही है, और वो ये बात बोल रहा है। क्लियर है ना? इसके बाद इसको मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर दिया, इस मिशन को मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और कहा कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटो, बांटकर, ठीक है, अलग अलग संविधान बनाओ, दोनों के लिए अलग अलग संविधान, अलग अलग संविधान, अलग अलग संविधान बनाओ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में इस मिशन का, ठीक है, जो सबसे तीव्र विरोध हुआ ना, वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। हकीकत में कांग्रेस का दल तो ऐसा था एक, ठीक है, मतलब कांग्रेस के भीतर भी, ठीक है, इस मिशन के सहमति और असहमति को लेकर 2 गुट बन गए थे, और एक गुट तो ऐसा था जो चुपचाप कह रहा था यार सही तो है यार, औपनिवेशिक स्वराज दे तो रहे हैं, क्या जान लोगे बच्चे की, इतना ही बहुत है, औपनिक स्वराज दे तो रहे हैं। लेकिन जो दूसरा गुट था खासकर कांग्रेस के भीतर युवाओं का, वो कहा नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो बात, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी बात पढ़ा रहा कि नहीं, पहले भारत को 2 हिस्सों में बांटो, एक ऐसा भारत जो मुस्लिम बहुसंख्यकों के, ऐसा जो हिंदू, और ठीक है अलग अलग संविधान का निर्माण करो। बात समझ पा रही है? तो क्या मुस्लिम लीग की इस मांग को ये मिशन स्वीकार कर लेगा? आप बताओ, क्या मुस्लिम लीग की इस मांग को मिशन स्वीकार कर लेगा? नहीं,
अरे स्टेफर्ड क्रिप्स पागल थोड़ी नहीं है यार, उसे पता है कि मुस्लिम लीग एक तुच्ची सी पार्टी है और उस समय समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस के पक्ष में अपना पक्ष रखना ज्यादा हितकर होगा, मतलब ठीक है ना, जो कांग्रेस बात करेगी वैसे ही बात करो। अगर कांग्रेस से इतर गए ठीक है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे की विरोधी है इस समय पे, ठीक है, मतलब इस टाइम पे कांग्रेस और भाजपा का जो हाल है उस समय वैसा ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का था, ये बात ध्यान रखना। तो अगर मुस्लिम लीग की इस बात को स्वीकार कर लिया स्टेफर्ड क्रिप्स ने, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस तो स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रति एक आंदोलन करवा देगी। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मुस्लिम लीग की इस मांग को स्टेफर्ड क्रिप्स ने अस्वीकार कर दिया कि भाई हम कोई अलग अलग दो हिस्सों में भारत को नहीं बांटने वाले और ना ही दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने वाले, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की इस मांग को इस मांग को स्टेफर्ड क्रिप्स ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग की इस मांग को स्टीफर्ड क्रिप्स ने पूरी तरह से क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और महात्मा गांधी जी इस मिशन को क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर है। तो महात्मा गांधी ने इस मिशन को बेटा पोस्ट डेटेड चेक का, फिर बाद में किसी ने जोड़ दिया कि तो डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। चेक कहा और बाद में किसी ने जोड़ दिया और बाद में जोड़ा गया क्या सर, डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। बाद में जोड़ा गया दिवालिया होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। जुड़ा गया क्या सर, दिवालिया बैंक का, बैंकक्रप्ट बैंक का, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है ना भाई, क्लियर है। पोस्ट डेटेड चेक। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इश्यू नहीं रहा होगा। ठीक है। ये भी अस्वीकार हो गया। कुल मिलाकर इसने भी, क्रिप्स ने भी अपने हाथ पैर मारे। ठीक है। ये भी अपना फड़फड़ाया खूब। ठीक है जी। जी जी ओके। ठीक है। तो इसने ये भी खूब फड़फड़ाया, इसने भी अपने खूब हाथ पैर मारे और अंततः ठीक है अगर हम कहें तो ये भी अस्वीकार कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक ना। भारतीयों ने इसकी भी एक नहीं मानी, इसकी भी एक नहीं चली और ये जैसे आए आए सनम और गए सनम। ठीक है। इनका भी वही हाल हुआ। अब 1945 में एक संस्था बनी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसको बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है ना। वो बेसिकली संस्था ठीक है बनी, उसमें लीड कर रहा था अमेरिका। और 1945 में ही बेसिकली आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी क्योंकि यूएन के बिल्कुल ठीक है साफ साफ संकेत थे, उसके बिल्कुल कड़े शब्दों में उसकी ये आपत्ति थी कि जिन देशों ने सुदूर स्थित अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे हैं, ठीक है, अब उन देशों को स्वतंत्र करके और वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करके ठीक है वहां से ठीक है अपने देश दोबारा से लौटकर आ जाओ। कहने की आशा यह है कि जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगीज, डच, इन लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में अपने कई सारी कॉलोनी, अपनी कई सारे उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि ये जो पावरफुल स्टेट है, ये जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जैसे लाइक आपके ठीक है फ्रांसीसी हो गए या फिर आपके अंग्रेज हो गए, इंग्लैंड हो गया, ठीक है ना, आपका फ्रांस हो गया, आपका नीदरलैंड हो गया, ठीक है, उस समय
उसको हम हॉलैंड कहते थे और वहां के निवासियों को डच कहते थे, या पोर्तुगीज हो गए या स्पेन के हो गए, तो इन लोगों ने, ठीक है, ऐसे देशों को गुलाम बना रखा था। गुलाम का आशय ये होता है कि यहां पर अपना, ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व स्थापित कर रखा था, अपनी पॉलिटिकल पावर को यहां पर स्थापित किए हुए थे, और इससे फायदा इनको यह था कि यहां पर वो रूल करते थे और यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वो अपने देश के हित में करते थे। बात समझ पा रही है? यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वो अपने देश के हित में करते थे। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई। तो संयुक्त राष्ट्र के स्पष्ट संकेत है कि भाई अब तो आपको जो है ना ऐसे देशों को, ठीक है ना, वहां पर, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि वहां पर इतने सालों तक आपने शासन किया, उनका शोषण किया है, तो वहां पर संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करके, वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करके उसके बाद उन्हें, ठीक है, छोड़कर आपको आना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर था, ठीक है। और भारतीयों ने एक लंबा संघर्ष किया है यार, इंडियंस ने तो एक लंबा संघर्ष किया है अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, पूर्ण स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और भारतीय तो इतने प्रबुद्ध भी, इतने इंटेलेक्चुअल भी हैं, ठीक है, इतने शिक्षित भी हैं कि वो बहुत बेहतर तरीके से अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को चला ले जाएंगे, ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरह से लेकर ले जाएंगे। तो अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही था। अब ये वो वाली बात थी, जैसे कल मैंने बताया था कि जा तो रही हैं लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा बोल के चले जाएं कि दूसरे वाले को भी लगे। जैसे तुमने देखा होगा कोई कोई आदमी ऐसा होता है, बड़ा नालायक होता है, ठीक है, अंदर से इतना गंदा होगा, उसके मन में आपके प्रति बहुत नफरत होगी, लेकिन फिर भी जब बात करेगा ना तो ऐसे करेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार देखो मेरा कितना बड़ा हितैषी है। खासकर रिश्तेदार बहुत होते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत जलेंगे। तुम थोड़ी सी तरक्की कर लो, थोड़ी सी उन्नति कर लो, ठीक है, एकदम से बदबू आने लग जाएगी, इतने जल जाएंगे, लेकिन फिर भी दिखाएंगे अरे वाह बेटा वाह। अभी जैसे तुम लोग बन जाओगे ना, जब तुम लोग दरोगा बन जाओगे, तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, तो तुम देखना कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो तुम्हारी बहुत बुराई करते होंगे, तुम्हारी सफलता से पहले कहेंगे नहीं इससे नहीं हो पाएगा, अरे ये दरोगा बनेगा, इसके 2 स्टार लगेंगे। देखा भी है, दिन भर तो लफंगों की तरह घूमता रहता है, ठीक है, फोन पे बात करता रहता है, लेकिन जिस दिन तुम बन गए उस दिन सबसे पहले तुम्हारे घर पे गिफ्ट लेकर आने वाला वही होगा, या फोन करने वाला वही रिश्तेदार होगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी प्राणी हमारी इस धरती पे पाए जाते हैं। तो ठीक वैसे अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों को जब ये कंफर्म हो गया कि नहीं भाई, ठीक है, हमें तो जाना ही जाना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर उन्होंने, ठीक है, उनकी संसद ने एक मिशन भेजा, और वो मिशन भारत में संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया था, जिससे कि आगे चलकर भारत में संविधान सभा का गठन हो, भारत का एक संविधान बने और भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्थापित किया जा सके, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। और उस मिशन को, ठीक है, आप सबको पता है, देवी और सज्जनों तालियों के साथ स्वागत कीजिए कैबिनेट मिशन का। किसका? कैबिनेट मिशन का, ठीक है। तो उस मिशन को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाए। कैबिनेट मिशन, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि ठीक है, इस मिशन को जो लोग लेकर आए थे भारत, मतलब इस मिशन के प्रस्तावों को, मिशन का मतलब है, मैंने बोला ना कि किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? मिशन कहलाता है ना। किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मेरे प्यारे बाबू लाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? मिशन कहलाता है। तो ये भी एक निश्चित मिशन की, मतलब एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारत में लाए गए थे। अब जो 3 लोग लेकर इसको आए थे, वह तीनों के तीनों ब्रिटिश संसद में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, ठीक है। तो वह ब्रिटिश गवर्नमेंट में, सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ठीक है सर। तो वह ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या थे सर? कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, वह कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार में, ठीक है। तो उन कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है जी, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई आए मिशन तो उसकी डेट आपको याद रखनी है कि वो कब आया, ठीक है। तो ये आता है 24 मार्च 1946 को, आप याद रखेंगे 6 को, ठीक है। भारत पहुंचा या दिल्ली पहुंचा, ये डेट आप सबको याद रखनी है, दिल्ली पहुंचा। लेकिन जो इसका प्लान था कि किस तरह से भारत में संविधान सभा का गठन होगा, कैसे भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वह किस प्रकार की पद्धति होगी जिससे कि हम भारत में संविधान सभा का गठन कहेंगे, ठीक है, वो कौन सी प्रणाली होगी। तो जो इसने अपना प्लान प्रस्तुत किया
वह प्लान इसने प्रस्तुत किया 16 मई को। ठीक है, 16 मई 1946 को इसने अपना प्लान प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसने अपना प्लान जो प्रेजेंट किया मेरे प्यारे बच्चे, प्लान कब प्रेजेंट किया? 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री थे। इस मिशन की जो अध्यक्षता कर रहा था, जो इस मिशन का मेरे प्यारे बच्चे अध्यक्ष था, उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष जो था उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और ये जो पैथिक लॉरेंस था ना, जो इस मिशन का अध्यक्ष था, वो उस समय ठीक है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, भारत राज्य सचिव था, या इंडिया सेक्रेटरी था। तो वो कौन था सर? वो भारत राज्य सचिव था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, सचिव था। ठीक है, इसके बाद इसमें ये स्टेफर्ड क्रिप्स भी भेजा गया कि भाई तू भी जा। ठीक है, एक बार तो मुंह की खा के आ चुका है, दोबारा से जा। और ये उसी हैसियत से आया है, ये उस समय भी बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था। उस समय भी ये क्या था? बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था। और तीसरा व्यक्ति जो आया है वो एवी अलेक्जेंडर है। कौन है भैया जी? एवी अलेक्जेंडर है। ये ब्रिटिश सरकार में नेवी मिनिस्टर है, ये नौसेना मामलों का मंत्री है, नेवी मिनिस्टर। ठीक है, अगर अभी तक तुमको बोर नहीं किया किसी भी एक चीज ने, ठीक है, ये बहुत कठिन चीजें थी, अगर इन चीजों ने आपको बोर नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। ठीक है, ये संविधान सभा के आधारभूत चीजें थी जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब जब आगे कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा का ठीक है कार्य प्रणाली स्टार्ट होगी, जब फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो स्टार्ट होगी, तो अब आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये हमने समझा। मुझे एक बार धीरे धीरे बता दो, एकदम से मत टूट पड़ना, मुझे धीरे धीरे बता दो कि एक एक चीज क्लियर हुई। ठीक है, और क्लास में आपको ठीक है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास में लगभग आप ये मान के चलिए कि सर 70% तो याद हो चुका होगा। ठीक है, जितना भी आज पढ़ाया सर 70% तो हमको क्लास में याद हो गया होगा। ठीक है जोगेंद्र, मैं ये जो है ना मॉडर्न से रिलेटेड कि स्वराज पार्टी ने क्या सर सबसे पहले मांग की थी या फिर किसने की थी, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, जब मैं संविधान सभा कंप्लीट करूंगा ना, मैं तब बताऊंगा इन सारी चीजों को। चल चलिए, लव यू टू भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।